हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। हाँ। स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है? मतलब संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन स्टैटिक्स कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे डाटा, आंकड़े समक। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह है जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़े कहलाते। मतलब अपने पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, अब उसको अपन एक जगह एकत्रित कर ले, वो क्या कहलाते हैं? आंकड़े। ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? अपने स्वयं के स्तर पर जो डाटा अपन एकत्रित करते हैं उनका संग्रहण जो होता है वो होता है प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा मतलब पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है अपने पास और उसका संग्रहण है ना, वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। तो प्राथमिक आंकड़े, मौलिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े, मौलिक आंकड़े भी बोल सकते हैं। ऐसे आंकड़े जिन्हें व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता स्वयं के स्तर पर एकत्रित करता है, मतलब जो स्वयं के स्तर पर खोजबीन करके जो डाटा एकत्रित किया जाता है वो कहलाता है प्राइमरी डाटा। प्राथमिक आंकड़ों को नए सिरे से पहली बार एकत्रित किया जाता है। प्राथमिक आंकड़े होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग से शुरू किया जाता है, अपने पास पहले उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियाँ, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण से अन्वेषक स्वयं सीधा संपर्क करके आंकड़े एकत्रित करता है। मतलब जो कोई भी पर्सन होता है वो सीधा संपर्क करके आंकड़े एकत्रित करता है। जैसे अपन घर घर जाके सर्वे करते हैं, वो वाला जो डाटा होता है वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण होता है। और परोक्ष अन्वेषण या अप्रत्यक्ष अन्वेषण से अन्वेषक द्वारा स्वयं जाना स्वयं नहीं तो किंतु निम्न प्रकार से सूचनाएं एकत्रित की जाती है। अप्रत्यक्ष में व्यक्ति स्वयं नहीं जाता है, लेकिन वो निम्न स्तर पर या किसी भी प्रकार से डाटा एकत्रित किया जाता है। जैसे अनुसूचियां भरवाकर, मतलब फॉर्म भरवाकर, सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा विशेषज्ञों के माध्यम से। प्रत्येक आंकड़ा या सूचना एक प्रेक्षक कहलाता है। प्रत्येक जो आंकड़ा या सूचना होती है वो एक प्रेक्षक कहलाता है। अब सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक आंकड़े, इन्हें अपन गौण सेकेंडरी डाटा, इन्हें अपन गौण आंकड़े भी बोलते हैं। ऐसे डाटा जिनमें सूचनाएं पहले से एकत्रित होती है द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। पूर्व में प्रकाशित हो चुके आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। मतलब पहले से अपने पास उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, वो पहले से फाइलों में एकत्रित किए हुए होते हैं, वो कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। अब अपन प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज़्यादा सही रहता है और कौन ज़्यादा। प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में सामान्यतः अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में समय, धन व मेहनत अधिक लगती है। ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो द्वितीयक की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। मतलब ये प्राथमिक आंकड़े अपन स्वयं जाकर एकत्रित करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहते हैं। और अपन जब बाहर जाएंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा, धन भी लगेगा और मेहनत भी अधिक लगती है। द्वितीयक डाटा को एकत्रित करने के स्रोत, अब ये जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द्वारा, सरकारी संस्था जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित कोई भी न्यूज, गैर सरकारी प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं या मुद्रित लिपियों द्वारा प्राप्त। और अप्रकाशित स्रोत होते हैं कभी कभी केंद्र सरकारें, राज्य सरकार या संस्था कुछ महत्वपूर्ण विषय पर आंकड़े एकत्रित करती है लेकिन प्रकाशित नहीं होती है। ऐसे आंकड़े रजिस्टरों या फाइलों में एकत्रित होते हैं। अप्रकाशित स्रोत में ना कभी कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ महत्वपूर्ण विषयों के डाटा तो एकत्रित कर लेते हैं लेकिन वो कभी प्रकाशित नहीं करते, वो फाइलों में ही रहते हैं, वो कहलाते हैं अप्रकाशित स्रोत। और जो मतलब न्यूज में आ जाते हैं या मतलब प्रकाशित कर देते हैं वो प्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। अब अपन
इस पे देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्व में प्रकाशित ऐसे आंकड़े जो राज्य सरकार द्वारा भविष्य में अपनी किसी योजना के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक, सेकंड है द्वितीय आंकड़े, तीसरा है सांख्यिकी आंकड़े और इनमें से कोई। पूर्व में प्रकाशित ऐसे आंकड़े जो राज्य सरकार द्वारा भविष्य में अपनी किसी योजना, मतलब पहले से ही प्रकाशित कोई आंकड़ा है, तो प्राथमिक आंकड़े में तो अपन स्वयं जाके सर्वे करते हैं, वो होता है, तो इसमें आएगा द्वितीयक आंकड़े। सेकंड क्वेश्चन है, मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को कोष्ठक खालिस्तान से जाना जाता है। मुद्रित लिपियों वाले होते हैं वो सेकेंडरी डाटा होते हैं और प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आते हैं वो। थर्ड क्वेश्चन है, प्राथमिक समक संकलित किए जाते हैं जब उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता हो, जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, जब क्रय खर्च करता हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन। और इसी प्रकार अपन फोर्थ क्वेश्चन और ये फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद देख लेना। ये इसमें है, द्वितीयक समकों का प्रयोग करने से पहले निश्चित कर लेना चाहिए क्या आंकड़े विश्वसनीय है, क्या आंकड़े अपने उद्देश्य के अनुरूप है, क्या आंकड़े पर्याप्त है। मतलब किसी को भी प्रयोग करने से पहले अपने को चेक करना चाहिए कि वो विश्वसनीय है या अनुरूप है, उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं है, पर्याप्त है ना पूरे आंकड़े। तो ये उपयोग से भी इसी प्रकार ये अगला वाला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बारंबारता, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। बारंबारता क्या होती है, मतलब कोई प्रेक्षण कितनी बार लिखा गया है और जो उसके हाईएस्ट होती है ना वो होती है फ्रीक्वेंसी। कोई प्रेक्षक कितनी बार लिखा गया है, कोई प्रेक्षण कितनी बार लिखा गया है, वह संख्या ही उस प्रेक्षण की बारंबारता कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 4, 5, 4, 3, 8, 8, 7, 8, 7, 5, 8, 7, 8। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि 8 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो प्रेक्षक 8 की बारंबारता कितनी हो गई, 5। और प्रेक्षक 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 1, 2, तो 2। अब बारंबारता के लिए अपन टेलीमार्क का उपयोग किया जाता है। और टेलीमार्क क्या होते हैं, जैसे अपन 4 को ना 4 लाइन से डिनोट करते हैं। और जैसे अपने पास आ गया फिफ्थ को कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ को ऐसे क्रॉस कर देंगे। और 7 को कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे अपने पास है अभी 9 को कैसे डिनोट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जैसे अपने पास 10 होता तो ये 10 और 11 से वापस स्टार्ट कर देते। जैसे ये 10 का है और 12 का, ये रहा 10 तक, फिर 11, 12। अब यहाँ पे अपने पास 15 होता तो उसको कैसे करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50। ये है अपने पास फ्रीक्वेंसी के लिए टेलीमार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक है परास या परिसर या रेंज। अभी इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अपने पास फ्रैक्शन है 5, 7, 7, 6, 5, 2, 7, 6, 8। रेंज क्या होती है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 8 और मिनिमम क्या है 2। तो 8 - 2 6। ये आ गए अपने पास रेंज परास। अब अपन निकालेंगे परास गुणांक या परिसर गुणांक। रेंज कोफिशिएंट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान अपॉन अधिकतम मान प्लस न्यूनतम। पिछले क्वेश्चन में अपने पास मैक्सिमम वैल्यू थी 8 और मिनिमम वैल्यू थी 2। तो 8 - 2 अपॉन 8 + 2, तो 6/10 0.6। ये आ गया अपने पास रेंज कोफिशिएंट।
परास गुणांक। नेक्स्ट टॉपिक है बारंबारता बंटन सारणी। अब अपन बारंबारता बंटन सारणी बनाए। इसमें क्या होता है कि मतलब जितने नंबर दे रखे उसको सारणी के रूप में व्यवस्थित करना। प्रेक्षणों को बारंबारता के साथ सारणी के रूप में व्यवस्थित करना बारंबारता बंटन कहलाता है। जैसे प्रेक्षणों को बारंबारता के साथ सारणी में व्यवस्थित करना बारंबारता बंटन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेक्षण दे रहे अपने 4 8 4 8 12 8 8 12 16। अब यहाँ अपन बारंबारता बंटन सारणी में तो यहाँ तो आएगा प्रेक्षण और यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। सबसे पहले जो सबसे कम वैल्यू है वो लेंगे अपन 4। 4 कितनी बार आ रहा है, 4 की बारंबारता कितनी बार है, 1 और 2। उसके बाद 8 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4। अब 12 का देखेंगे तो ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 16 का 1 बार। ये अपने पास है बारंबारता बंटन सारणी। इसी के साथ आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।